Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So hey guys, welcome back to my YouTube channel Civil Engineering Hub. So Soil and Foundation Engineering में for JK SSB JEE Civil पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट किया था। तो आज पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो आपको सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में इसके अलावा कोई दूसरे टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर देखिए। ए लूज यूनिफॉर्म सैंड विद राउंडेड ग्रेन्स हैज़ इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सैंड इज़, देखो क्या कह रहा है कि एक लूज यूनिफॉर्म सैंड है जिसमें जो इफेक्टिव ग्रेन साइज़ है उसका 0.05 सेंटीमीटर है। तो उस सैंड की कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। इफेक्टिव साइज़ ऑफ ग्रेन हमारे पास दिया हुआ है 0.05 सेंटीमीटर, तो इफेक्टिव साइज़ होता है D10, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एलन-हॉजन फॉर्मूला के मुताबिक कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और इफेक्टिव साइज सॉइल पार्टिकल के इनके बीच में रिलेशनशिप है दैट K इज इक्वल टू C D10 का स्क्वायर, और D10 क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ ग्रेन। तो इसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे। देखो C एक कोफिशिएंट है, ठीक है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 100 है, और K में वैल्यूज़ डालेंगे। C हमारा 100 है और D10 हमारा 0.05 का स्क्वायर है। तो ये कैलकुलेट करेंगे 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आ जाएगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हैज़न फार्मूला के मुताबिक कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और इफेक्टिव साइज़ जो है सॉइल का, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है ये भी आपको पता चलेगा। और इसमें जो C है वो हमारा 100 होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ गिवन मोस्ट सॉइल। देखो जितनी भी सॉइल्स होती हैं मैंने यहाँ पे दे रखी हैं और उनका जो करेक्ट इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑर्डर है। देखो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया क्ले पार्टिकल्स का होता है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा पार्टिकल होता है, इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है। तो उससे कम देखा जाए तो सिल्ट का, उससे कम देखा जाए सैंड का, उससे कम ग्रेवल का, उससे कम कोबल्स का, उससे कम बोल्डर्स का। देखो इसी क्वेश्चन में मैं आपको इन जितने भी टाइप्स की सॉइल्स हैं इनके बारे में बहुत सारे टॉपिक्स भी क्लियर करवाता हूँ। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एरिया जो सरफेस एरिया है वो जिसका पार्टिकल सबसे कम होता है उसका होता है क्ले का। और सबसे ज़्यादा पार्टिकल किसका है यहाँ पे, बोल्डर का। बोल्डर का जो पार्टिकल साइज़ है वो 300 mm से ज़्यादा होता है। फिर कोबल का साइज़ 300 mm से 80 mm तक होता है। ग्रेवल का साइज़ 80 mm से 4.75 mm तक होता है। सैंड पार्टिकल्स 4.75 mm से 75 माइक्रोन तक होते हैं। और सिल्ट पार्टिकल 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन। और जो पार्टिकल 2 माइक्रोन से छोटा हो वो हमारा क्ले कहलाता है। और उससे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे कोलाइड्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सरफेस एरिया कोलाइड्स का होता है। तो यहाँ पे जितनी भी डायमेंशंस है वो mm में है, और म्यू जो है वो स्टैंड कर रहा है यहाँ पे माइक्रोन के लिए। 23 देखिएगा जब आपकी स्क्रीन पर। इफ़ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इज 67.87%, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ सॉइल। तो मैंने आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताया था किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, कि जितना वाइड है उसमें कितने हिस्से में हमारा पानी है। तो अगर 67.8% हिस्से में पानी है तो 100% में से जो बचता हिस्सा है वो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट है। तो 100 - 67.87 हमारा 32.13% आएगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 24 देखिए स्क्रीन पर। इफ़ द फ्लो ओवर द क्रेस्ट लेंथ ऑफ 50 मीटर, द हेड लॉस ऑफ 6 मीटर ऑक्यू ड्यू टू सीपेज, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि 50 मीटर लेंथ में 6 मीटर हेड लॉस होता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हेड लॉस अपान लेंथ ऑफ फ्लो, 6 मीटर डिवाइडेड बाई 50 मीटर, तो 0.12 हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे रिलेटिव कॉम्पैक्शन। ये होता है ड्राई डेंसिटी जो हमें फील्ड में मिलती है और डिवाइडेड बाई ड्राई डेंसिटी जो हमें लैब में मिलती है मल्टीप्लाई 100। तो उस चीज़ को हम रिलेटिव कॉम्पैक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। द लिक्विड लिमिट और कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो लिक्विड लिमिट सॉइल की हम 2 एपरेटस से डिटरमाइन करते हैं। पहला कैसाग्रेंडे एपरेटस याद होना चाहिए आपको और पता होना चाहिए, और दूसरा कोन पेनिट्रेशन मेथड। इन 2 मेथड से हम लिक्विड लिमिट सॉइल की निकालते हैं, याद रखिएगा।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नोट देखिए, यहाँ पे पिक्नोमीटर दो चीज़ें मेजर करता है, एक वाटर कंटेंट, ठीक है, सॉइल का, और दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की। तो कभी भी आए कि पिक्नोमीटर क्या चीज़ मेजर करता है, तो इट कैन मेजर वाटर कंटेंट ऑफ गिवन सॉइल सैंपल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपकी स्क्रीन पर, इफ़ द डेप्थ ऑफ मॉइस्ट सैंड in a cylinder is 15 centimeter and the depth of the sand when fully inundated with water is 12 centimeter, what is the bulking of the moist sand। देखो हमें पता है बल्किंग जो है वो सैंड में होता है, ठीक है, तो बल्किंग मॉइस्ट सैंड की पूछ है। तो ये कह रहा है कि अगर सैंड का पहले वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर था, फिर उसमें पूरा पानी भर दिया और वो रिड्यूस हुआ, बना हमारा 12 सेंटीमीटर, तो आप बताओ उसमें बल्किंग कितनी हुई। तो बल्किंग मॉइस्ट सैंड की किसके बराबर होगी, एक्स्ट्रा डेप्थ कितनी थी उसकी और एक्चुअल में डेप्थ कितनी बनी पानी डालने के बाद। एक्स्ट्रा डेप्थ कितनी होगी, देखो 15 पहले थी और 12 बाद में बनी, तो एक्स्ट्रा 3 सेंटीमीटर थी और एक्चुअल डेप्थ इसकी 12 सेंटीमीटर। 3/12 जो है 0.25, ये हमारा बल्किंग फैक्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए गाइस आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन सिलिका गिब्साइट शीट इन कैओलिनाइट क्ले मिनरल। जो कैओलिनाइट क्ले मिनरल है उसमें जो सिलिका और गिब्साइट शीट जुड़े होते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो जुड़े होते हैं, मतलब कैओलाइन क्ले मिनरल में सिलिका गिब्साइट जो जुड़ा होता है वो किस वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़ा होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखिए, जो कैओलिनाइट होता है वो कंसिस्ट करता है स्ट्रक्चर पे जो बेस करता है सिंगल शीट सिलिका की जो कंबाइंड होती है सिंगल शीट गिब्साइट की, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और नोट देखिए यहाँ पे, ऑन ए ग्रेडिंग कर्व, जो हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वहाँ पे गैप ग्रेडिंग किस कर्व से रिप्रेजेंट होती है, हम्प कर्व से रिप्रेजेंट होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा इस आपकी स्क्रीन पर, इफ़ द वाई रेशियो ई एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ सॉइल इज 0.5 एंड 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द सीपेज वेलोसिटी। देखो यहाँ पे दो चीज़ें कह रहा है, दो चीज़ें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। देखो डिस्चार्ज वेलोसिटी की इसके बराबर होती है, देखो डिस्चार्ज होता है हमारा एरिया इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये होती है डिस्चार्ज वेलोसिटी डिस्चार्ज अपॉन एरिया। इस एरिया में हम एरिया ऑफ वाइड्स भी कंसिडर करते हैं, बट अगर हम वेलोसिटी में सिर्फ एरिया वाइड्स का कंसिडर करें, सॉलिड का कंसिडर ना करें, उस वक्त जो हमारी वेलोसिटी है वो सीपेज वेलोसिटी होती है, यानी सीपेज वेलोसिटी होती है हमारी डिस्चार्ज अपॉन एरिया ऑफ वाइड्स, और डिस्चार्ज वेलोसिटी होती है डिस्चार्ज अपॉन टोटल एरिया ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है, अगर वाइड रेशियो दिया हुआ है 0.5 और डिस्चार्ज वेलोसिटी 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, तो सीपेज वेलोसिटी क्या होगी। देखो सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है। सीपेज वेलोसिटी को ट्रू वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी भी कहते हैं, ये होती है डिस्चार्ज वेलोसिटी अपन पोरोसिटी। तो यहाँ पे वाइड रेशियो दिया है, वाइड रेशियो से हम पोरोसिटी निकाल सकते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था पोरोसिटी होता है वाइड रेशियो अपन 1 + वाइड रेशियो 0.5, 1 + 0.5 तो 0.33 आ गया। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, डिस्चार्ज वेलोसिटी दिया हुआ है पोरोसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारी सीपेज वेलोसिटी निकल जाएगी। और इनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसे बनता है वो मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया, तो इसलिए अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो इससे पहले पार्ट 1 को देखिए फिर पार्ट 2 को, तो इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें हम कंप्लीट 60 क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द ग्रेन साइज ऑफ मीडियम ग्रेन सैंड लाइज बिटवीन। जो मीडियम ग्रेन सैंड है उसका साइज़ कितना होता है, 2 mm to 425 माइक्रोन। देखो याद रखिए यहाँ पे 3 तरह की सैंड होती है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। फाइन सैंड होती है 425 माइक्रोन से छोटी और 75 माइक्रोन तक, क्योंकि 75 माइक्रोन के बाद हमारी सिल्ट आती है। और 2 mm से 425 माइक्रोन तक मीडियम सैंड और 4.75 से 2 mm तक हमारी कोर्स सैंड होती है। ऐसे ही फाइन ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल देखिए 20 mm से 4.75 mm तक फाइन ग्रेवल और 80 mm से 20 mm तक जो होता है ग्रेवल वो कोर्स ग्रेवल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपकी स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स क्लासिफिकेशन सिस्टम द सॉइल इज़ क्लासिफाइड इनटू 18 ग्रुप्स। याद रखिएगा कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत सॉइल को कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है, तो राइट आंसर इज 18 ग्रुप्स।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। वाटर कंटेंट सॉइल निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड लैब मेथड है, जो है ओवन ड्राइंग मेथड, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो क्विकेस्ट मेथड है, जिससे वाटर कंटेंट सॉइल का सिर्फ 5 से 7 मिनट में कैलकुलेट किया जा सकता है, याद रखिएगा। अब एक नोट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए हमारा, ग्लेशियर डिपॉजिट इज कॉल्ड। ग्लेशियर डिपॉजिट का दूसरा नाम टिल भी होता है। टिल इज फाउंड बाय ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स एंड इट कंटेन्स मिक्सचर्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल। कंसोलिडेशन टाइम सॉइल के लिए देखो यहाँ पे 3 ऑप्शंस इसके जो बनते हैं, मैंने तीनों दिए हैं ताकि आपको कंसोलिडेशन टाइम का रिलेशनशिप पता चले बाकी चीज़ों के साथ। क्या देखो, 2 चीज़ें होती है, कंसोलिडेशन होता है, कंपैक्शन होता है। कंसोलिडेशन होता है जिसमें एक्सपल्शन ऑफ वाटर होता है वर्ड से, और कंसोलिडेशन में एक्सपल्शन ऑफ एयर होता है वर्ड से, याद रखिएगा। और कंसोलिडेशन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और कंपैक्शन शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। तो कंसोलिडेशन टाइम सॉइल के लिए सबसे पहले डिक्रीज़ होता है अगर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो, मतलब अगर जितने जल्दी पानी डिसिपेट हो जाए सॉइल से, उतने ही कम टाइम में कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा, इंक्रीज़ विद इंक्रीजिंग कंप्रेसिबिलिटी, अगर उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कंसोलिडेट होने के लिए। तीसरा, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस चेंज। स्ट्रेस चेंज से कंसोलिडेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता इसके टाइम पर। अब यहाँ पे देखिए, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो याद रखिए। टाइम फैक्टर होता है कंसोलिडेशन में, टाइम फैक्टर इट इज़ इक्वल टू CV T अपॉन D का स्क्वायर, और यहाँ से अगर T निकाल लो, इट इज़ इक्वल टू TV D स्क्वायर अपॉन CV, और CV कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज होता है, इट इज़ इक्वल टू K अपॉन MV गामा W। K जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और MV है कंप्रेसिबिलिटी। ये फॉर्मूलेज याद रखिएगा, ये 2-3 फॉर्मूलेज ये इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहले कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है, CC, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्प्रिंग एनालॉगी डिफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि अफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने पे जो वॉल्यूम है सॉइल मास का वो कम होने लगता है, तो वो जो वॉल्यूम कम होता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है एज चेंज इन वाइड रेशो। तो स्लोप उस कर्व का ही कंप्रेशन इंडेक्स कहलाता है। देखो, ये हमारे पास कर्व है, यहाँ पे वाइड रेशो है, तो ये अफेक्टिव स्ट्रेस है। तो अफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने पे वाइड रेशो कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसी लाइन के स्लोप को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन इंडेक्स कहते हैं। इट इज़ द स्लोप ऑफ लीनियर अफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा पोर्शन ऑफ वाइड रेशो वर्सेस लॉग सिग्मा प्लॉट नोन एज वाइड रेशो कर्व, याद रखिएगा। और मैथमेटिकली अगर इस लाइन का स्लोप हमें निकालना हो, कंप्रेशन इंडेक्स क्या होगा, E1 माइनस E0 डिवाइडेड मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस क्या हो जाएगा, log 10, क्योंकि log स्केल पे है, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 0, याद रखिएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो कंप्रेशन इंडेक्स जो है CC, ये एक्सट्रीमली यूजफुल होता है डिटर्मिनेशन के लिए सेटलमेंट सॉइल की फील्ड में। इसके अलावा कंप्रेसिबिलिटी का आइडिया लगता है, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा कंप्रेसिबल सॉइल होगी। इससे हम वो लिक्विड लिमिट सॉइल के निकाल सकते हैं। अनडिस्टर्ब और डिस्टर्ब सैंपल के लिए, अनडिस्टर्ब के लिए कंप्रेशन इंडेक्स और लिक्विड लिमिट का क्या रिलेशनशिप है, CC इज इक्वल टू 0.009 लिक्विड लिमिट माइनस 10, और डिस्टर्ब सैंपल के लिए 0.007 लिक्विड लिमिट माइनस 10, ये भी याद रखिएगा। अब दूसरी डेफिनेशन देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, तो ये किसके बराबर होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होने पे इफेक्टिव स्ट्रेस नीचे आ गया माइनस में, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, V0 ओरिजिनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम, और सिग्मा क्या है हमारा, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। और जो कंप्रेशन इंडेक्स हमने ऊपर पढ़ा उसके हिसाब से देखो सॉइल को क्लासीफाई किया जाता है। पीट के लिए उसकी वैल्यू 4.5 से 10 होता है, प्लास्टिक क्ले के लिए 1 से 0.5, सिल्टी क्ले के लिए 0.15 से 0.06, मीडियम क्ले के लिए 0.06 से 0.03, लूज सैंड के लिए 0.05 से 0.025, डेंस सैंड के लिए 0.01 से 0.005। यानी हमने ऊपर पढ़ा कि जितना ज़्यादा वैल्यू CC की होगी उतनी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी, यानी पीट के लिए इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, टाइम फैक्टर, ड्रेनेज पाथ एंड टाइम इज गिवन बाय।
तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है टी डी स्क्वायर अपान टी। यहाँ पे ऊपर मैंने दिया हुआ है CV कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, TV टाइम फैक्टर, ड्रेनेज पाथ D एंड टाइम T, इनका रिलेशनशिप ये है। इसके अलावा जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो किसके बराबर होता है, ये होता है K अपान MV गामा W। इसका ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, रेट ऑफ कंसोलिडेशन। देखो कंसोलिडेशन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ कंसोलिडेशन भी बढ़ता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन देखिए किसके बराबर होती है, S अपान SF इंटू 100। तो S क्या होता है, सेटलमेंट उस गिवन टाइम में SF फाइनल सेटलमेंट इंटू 100, और ये वाई रेशियो के हिसाब से निकालिए, इनिशियल वाई रेशियो माइनस वाई रेशियो उस टाइम पे डिवाइड बाई इनिशियल वाई रेशियो कितना था इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आपकी स्क्रीन पर। फॉर रूटीन कंसोलिडेशन टेस्ट इन लेबोरेटरी द थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन इज, देखो एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड 2720 15/1986 इसके हिसाब से जो थिकनेस होती है स्पेसिमेन की 20 mm होनी चाहिए और इसका डाया 60 mm होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए अब इन्हें पढ़ लिया है पर फिर भी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज़ द रेशियो ऑफ। देखो आपको बता दूं कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को ही कंप्रेशन इंडेक्स कहते हैं, और ये किसका रेशियो होता है, देखो कंप्रेशन इंडेक्स हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ वाई रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए कंप्रेशन इंडेक्स कहलाता है। तो इसी को कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी ये कहते हैं, याद रखिएगा। और इसकी वैल्यू कम होती है जब नीचे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती है, और ये रेशियो होता है स्ट्रेन और स्ट्रेस का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्रेशन इंडेक्स या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किसका रेशियो है, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन का। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम 41 से 60 तक पार्ट 3 में करेंगे, और ये टोटल 3 पार्ट आप कर दीजिए। इसके अलावा आपको सॉइल मैकेनिक्स में एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द टाइम फैक्टर TV फॉर 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। देखो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% दी है, टाइम फैक्टर कह रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। पहला, अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है 60% से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 50%, उस वक्त टाइम फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है TV = 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस म्यू यू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो भी गिवन है। बट अभी 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे हमें निकालना है। तो जब भी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% या उससे कम हो, 60% के बराबर या उससे कम हो, तो टाइम फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है π/4 U का स्क्वायर। π/4 डाल देंगे, U दिया हुआ है 50%, परसेंटेज खत्म करेंगे 20/100 0.5, तो यहाँ पे 0.196 या 0.2 हमारा टाइम फैक्टर होगा। तो ये दो फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से ज़्यादा हो तो टाइम फैक्टर ऐसे निकलता है, और 60% या उससे कम हो तो टाइम फैक्टर ऐसे निकलता है। तो गाइस मिलते हैं पार्ट 3 में, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक करेंगे। सो थैंक यू गाइस।